ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम देख रहे हैं ओटाइटिस मीडिया का नर्सिंग केयर प्लान। आप ये जो एनसीपी है ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में बना सकते हो। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जैसे भी आपको ठीक लगता है, यानी कि आपके सब्जेक्ट के अनुसार आप ये एनसीपी बना सकते हो। तो ये फॉर्मेट हम देखेंगे ओटाइटिस मीडिया का। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है कि मिडल ईयर जो होता है उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें फिर इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। इसमें कान में दर्द होता है और कानों से आवाज़ें आती हैं, रिंगिंग सेंसेशन, जिसको कि टिनिटस कहते हैं। और फुलनेस इन द ईयर, ये भी इसमें देखा जाता है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं इसमें। साथ में कई बार ईयर डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि ये जो एनसीपी है कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले अपने पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा आप लिखोगे। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, पेशेंट का नाम, एज, जेंडर, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम, रिलीजन, जो मेन चीज़ें हैं फाइल से नोट कर लेना। पेशेंट से पूछ सकते हो, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। पेशेंट जैसे आपका एडमिट है तो उसका बेड नंबर क्या है, कौन से वार्ड में वो एडमिट है। एंड पेशेंट का मेन चीज़ जो है हमारी डायग्नोसिस है कि उसका डायग्नोसिस है ओटाइटिस मीडिया। वैसे ओटाइटिस मीडिया भी दो तरह के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो मेन हमारा जो डायग्नोसिस है ओटाइटिस मीडिया का आप बना रहे हो, लॉन्ग टर्म तक ये लंबे समय से हो रहा हो, तो फिर ये क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है। अभी हम लिखेंगे पेशेंट की चीफ कंप्लेंट। जैसे कि पेशेंट आपका है तो उससे आप पूछ कर सारा लिखोगे कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो आपको बताएगा कि मेरे कान में दर्द है, ठीक है। रिंगिंग साउंड आती है, कान से आवाज़ें आती हैं, तो टीनेजर्स की उसमें प्रॉब्लम कहते हैं। कानों में कई बार फुलनेस भी बताएगा आपको पेशेंट की, कुछ भारी भारी भरा भरा सा कान रहता है मेरा। कई बार पेशेंट को फ्लूइड डिस्चार्ज, तो ये जो चीफ कंप्लेंट्स थी हमारे पेशेंट की थी कि उसने कहा कि कान से डिस्चार्ज भी आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो लिख देना। हेल्थ हिस्ट्री में पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री, यानी पास्ट में जो जो प्रॉब्लम्स वो बताता है कि पहले मुझे ये सब था, और प्रेजेंट में जो अभी की हिस्ट्री है उसकी। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में तो हमको पता ही है कि भाई उसके कान में प्रॉब्लम है, उसको टाइटस मीडिया है। और पास्ट में जो पेशेंट बताएगा वो आपको लिख देना है। पास्ट में कोई सर्जरी हुई है, प्रेजेंट में कोई सर्जरी उसकी हुई है, तो लिख देना है। वरना तो आप नो नो लिखोगे, जैसे कि इसमें दिखा कि भाई कुछ नहीं है ऐसा, नहीं नहीं पहले भी नहीं हुई है कोई सर्जरी। तो ये हमारा फॉर्मेटर में रहता है, इसलिए हमको ये सब लिखना ही होता है। फैमिली हिस्ट्री में आप फैमिली मेम्बर्स का नाम पूछोगे, ये मतलब कि ऐसे कोई ज़रूरी तो है नहीं इतना कि आप पेशेंट के नाम भी लिखो और उसके घर वालों के नाम भी लिखो, लेकिन ये फॉर्मेट है तो इसलिए आपको ये चीज़ें भरनी पड़ेंगी सारी की सारी इस तरह से। ओके, तो ये फॉर्मेट है, ये कुछ मुश्किल नहीं है। बस नाम, पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर हैं उनका नाम लिखो, उनका एज लिखो, और बस हेल्थ स्टेटस, फैमिली ट्री एक मेन चीज़ होती है जब भी हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बनाते हैं हम, और पेशेंट की ये वाइफ है, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भाई ये बॉक्स जो होता है ये मेल के लिए रिप्रेजेंट करेगा, गोल आप सर्कल बनाते हो फीमेल के लिए, और पेशेंट को हम थोड़ा सा अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि उसमें ऐसे से गोल कर दिया। अगर आपकी फीमेल पेशेंट है तो उसको ऐसे से कर दो आप। ओके, और ये पेशेंट है हमारा, ये उसकी वाइफ है और उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। और अगर 3 बच्चे हैं, जैसे कि उनकी मैरिज हो गई है, तो आप ऐसे करोगे, ठीक है, कि इसकी ये वाइफ है, इसका ये हस्बैंड है, इसकी वाइफ है, फिर उनके भी बच्चे हैं, तो आगे ऐसे। तो ये मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी फैमिली बना दी है, ऐसा कुछ आपको करना नहीं है। आगे देखो क्या है, फिजिकल एग्जाम, सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे एनसीपी की आ जाती है फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टू एग्जामिनेशन, जो कि आपको अच्छे से कर परफॉर्म करोगे तो आपको चीज़ों का पता लगेगा। सबसे पहले जर्नल अपीयरेंस पेशेंट की देखोगे, नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड कैसा है, मोटा पतला, मॉडरेट। हेल्थ स्टेटस में अनहेल्दी ही लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है तो भला चंगा नहीं होगा, है ना। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में उसकी हाइट वेट लिख लेना, ठीक है, पूछ कर, या फिर आप मेज़र भी कर सकते हो, हॉस्पिटल में मशीनें होती है ना। वैसे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली ये चीज़ें कर लोगे ना, उतना अच्छे से एनसीपी बना पाओगे। मेंटल स्टेटस में पेशेंट आपका अगर बिल्कुल कॉन्शियस है, कॉन्शियस लिखना है। सेमी कॉन्शियस, अल्टर्ड सेंसोरियम है तो लिखोगे डिसऑरिएंट। और अगर कई बार पेशेंट कोमा में होते हैं, ठीक है, उनका जीसीएस कम होता है और अनकॉन्शियस होता है, तो वैसे भी आपको पेशेंट देखने को मिलेंगे। तो हमारा तो बिल्कुल कॉन्शियस है, और बिल्कुल उसका कैसा एंग्जियस है, हो सकता है पेशेंट चेयरफुल हो। कई बार पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और चिंता में होते हैं, घबराए होते हैं, उस तरह से उनकी स्थिति आपको लिखनी होती है। हेड टू फुट एग्जामिनेशन अब स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले हेड का एग्जामिनेशन आप करोगे। हेड में जो भी चीज़ें आप देखते हो सब कुछ है, बाल वाल ठीक है, बाल वाल यानी कि डैंड्रफ तो नहीं है, ये सब देखते हैं। कई बार पेडिकुलोसिस जैसे कुछ प्रॉब्लम्स है, हेयर्स का कलर आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट आइज़ का एग्जामिनेशन करना होता है, जैसे कि आइज़ में बहुत कुछ एग्जामिन करने के लिए होता है। प्यूपिल का रिएक्शन देखो, उसका विज़न देखो कि उसको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है, आँखों से कुछ डिस्चार्ज तो नहीं है। मेन चीज़ें तब आती है जब आपको
जब आप क्या करते हो कि आँख की कोई बीमारी होती है ना, तो फिर आँख में कुछ अबनॉर्मलिटी ज़रूर देखने को मिलती है, जैसे कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है और मायोपिया की प्रॉब्लम है, या कुछ ईयर डिस्चार्ज है, कुछ इंजरी हो गई है आँख में। विज़न भी ठीक है पेशेंट का, और साथ में प्यूपिलरी रिएक्शन भी देखते हैं हम इसमें, कंजक्टिवा भी देखते हैं और स्क्लेरा वगैरह ये सब चीज़ें। जैसे हम स्क्लेरा देखते हैं ना आँख में, तो ये जॉन्डिस के लिए मेनली देखा जाता है। अब आता है नोज़। नोज़ में भी कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कुछ उसको और कोई दिक्कत तो नहीं है नाक में, शेप और जो एक्सटर्नल नीयर्स होते हैं अबनॉर्मैलिटी, कुछ डिस्चार्ज वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो मेन चीज़ आती है वो ना, वो ईयर का आ जाता है, क्योंकि ईयर की ही उसको प्रॉब्लम ओटाइटिस मीडिया। अब मेन चीज़ यही है कि हियरिंग में प्रॉब्लम उसको है या नहीं है। हियरिंग नॉट प्रॉपर, रिंगिंग साउंड प्रेजेंट। यहाँ पे आप पेन भी लिख सकते हो कि पेन भी है उसको। और एक्सटर्नल फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम, तो ये बताया कि भाई इसको डिस्चार्ज भी हो रहा है कान से। रिंगिंग सेंसेशन यानी टिनिटस भी है, सुनाई नहीं दे रहा ढंग से, लिख लिया आपने सब कुछ। माउथ में आ जाता है हमारा लिप्स, टेस्ट कैसा है। साथ में दांतों का भी लिख सकते हो कि दांत, टीथ का लिख सकते हो कि उसकी टीथ में बिल्कुल क्लियर है। कैविटी है तो कैविटी लिखेंगे, ठीक है। होंठ फटे होते, स्टोमेटाइटिस जैसी कुछ प्रॉब्लम होती है, गिंगिवाइटिस वाली प्रॉब्लम होती है, ग्लॉसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। ऐसा कुछ भी दिखता है तो नोट कर लेना है बस आपको। नेक में तो हम देखते हैं लिम्फ नोड और थायरॉयड ग्लैंड के एनलार्जमेंट। फिर आता है चेस्ट। चेस्ट में 4 चीज़ें, अब्डोमिन में भी 4 चीज़ें, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। तो ये हम करेंगे और वो फाइंड आउट करेंगे। और ऑस्कल्टेशन से आप हार्ट बीट देखोगे। अब्डोमेन में भी इंस्पेक्शन, सबसे पहले आप सिंपली इंस्पेक्ट करोगे, देखोगे, फिर पैल्पेट करके कोई हार्ड मास तो नहीं वो देखोगे। परकशन से हम फ्लूइड वगैरह देखते हैं कि टैप करके देखते हैं। परकशन में मेनली हम टैपिंग करते हैं, पैल्पेशन में डीप पैल्पेट करके ऑर्गन्स को पैल्पेट करते हैं। इससे हमें हार्ट मास या नोड्यूल, कोई लंप, ऐसा कुछ पता लग जाता है। ऑस्कल्टेशन से हम बाउल साउंड को सुनते हैं। एक्सट्रीमिटीज़, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को चेक करोगे, ये आपकी ठीक है। इनमें कोई रेंज ऑफ मोशन में कोई प्रॉब्लम है तो नोट कर लेना। मेनली एक्सट्रीमिटीज़ का हम जब किसी का फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो ये चीज़ में आपको अब नॉर्मल देखने को मिलेगा। उनका रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर नहीं होगा, या हड्डी टूट गई है, मतलब वही फ्रैक्चर। और कुछ प्रॉब्लम है तो भी एक्सट्रीमिटीज़ और बैक की जो प्रॉब्लम होती है। फिर हम देखेंगे वाइटल साइंस, इसमें एक गड़बड़ हो गई है। ये 98 आपको लिखना है, ठीक है। 78 तो कहाँ होगा, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। वाइटल्स पेशेंट के देखोगे, फीवर है तो वो लिखना है, क्योंकि देखो इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को फीवर भी देखने को मिलता है। एक्यूट कंडीशन में, स्पेशली एक्यूट हेपेटाइटिस मीडिया में पेशेंट में फीवर देखने को आएगा, मिलेगा। फिर पल्स रेट आपको लिखना है, पेशेंट का हार्ट बीट, हार्ट रेट, सॉरी रेस्पिरेटरी रेट एंड BP, SpO2 ये आप लिख सकते हो। नॉर्मली आपको पता ही है नॉर्मल कितना होता है। इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट पेशेंट के हुए हैं वो लिखेंगे हम लोग। तो CBC हुआ पेशेंट का, जिसमें कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स देखे गए हैं। नॉर्मल वैल्यू भी है, पेशेंट की वैल्यू भी लिखी गई है। और ये ऑडियोमेट्री टेस्ट उसका हुआ है। ओटोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम जो डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं कान में। विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा होता है। मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स उसको दे रहे हैं और पेन किलर है, जैसे कि अमोक्सिसिलिन है, आइबुप्रोफेन है ये पेन के लिए, एनाल्जेसिक, और क्लोम्फेन 5 ml IV। तो ये भी एक इंजेक्शन, एंटीहिस्टामिन है ये, तो इसका नाम है क्लोरफेनरमाइन, ये एंटीहिस्टामिन है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये मेडिसिन है जो पेशेंट को हम दे रहे हैं, दी जा रही है, डॉक्टर द्वारा एडवाइस की गई है। फ्रेंड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जो आपका MCQ होता है। हम जाते हैं सीधे नर्सिंग डायग्नोसिस पे। ओके, तो जब आप पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन कर लोगे, ड्रग्स लिख लोगे, वाइटल्स चेक कर लोगे, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तो हमारे मेन चीज़ें रहती हैं नर्सिंग डायग्नोसिस NCP में। तो NCP में जब भी आप नर्सिंग डायग्नोसिस में आते हो ना, तो 5 आपको एनलिस्ट करने होते हैं, 5-6 जितने भी आप एनलिस्ट कर सकते हो कर लो। कम से कम 5, वरना 6-7 भी। और जब हम करते हैं एक्सप्लेन नर्सिंग डायग्नोसिस को, तो एक्सप्लेन कितने करने हैं? 3। वैसे तो 3 काफ़ी होते हैं, अभी वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको बोल रहे हैं कि भी 5 करो एक्सप्लेन, तो 5 कर लेना, वैसे 3 इनफ होते हैं।
इसमें पहला नर्सिंग डायग्नोस है पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एंड प्रेशर ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एज मैनिफेस्टेड बाय वर्बलाइजेशन। ओटाइटिस मीडिया में मेन चीज़ रहती है कि पेन कान में होता है पेशेंट को, और ये कान में प्रेशर बढ़ चुका है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, और ये पेशेंट वर्बलाइज करके यानी खुद से बता रहा है कि मुझे दर्द है, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा पेशेंट को दर्द है, वो खुद ही ये चीज़ें बताएगा, सब्जेक्टिव डाटा रहता है। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू हियरिंग डेफिसिट, तो उसको सुनने में प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, तो वो उसका वर्बल कम्युनिकेशन भी इससे प्रभावित हो रहा है। अल्टर्ड ऑडिटरी सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू मिडल ईयर इन्फेक्शन, सुनने की दिक्कत है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन, तो ये ट्यूब होती है जिससे कि आगे ये जाती है नेज़ल तक एंड फेरिंक्स तक, तो इसमें इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ रहा है इसके डिस्क फंक्शन की वजह से। फियर एंड एंग्जाइटी रिलेटेड टू प्रोग्रेस ऑफ डिसीज़, तो जब भी कोई बीमार होता है तो फियर एंग्जाइटी होता ही है ना, सबको होता है, तो पेशेंट को भी हमारे फियर एंग्जाइटी है, ये डायग्नोस आपका ये बन जाएगा। अल्टर्ड न्यूट्रिशनल पैटर्न रिलेटेड टू लॉस ऑफ एपेटाइट एज मैनिफेस्टेड बाय वेट लॉस, तो पेशेंट खाना नहीं खा रहा है, ओटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम होती है, पेन होता है कान में, फीवर आता है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ में एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दी जा रही है, पेशेंट का न्यूट्रिशन ही अल्टर्ड हो चुका है एंड उसका वेट लॉस हुआ है, तो इससे आपको पता लगा। नॉलेज डेफिसिट का एक बना सकते हो, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं, अगर मान लो हम लोग नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर है, हम लोग पेशेंट है, हमको सब कुछ पता है, लेकिन पेशेंट को नहीं पता होता है अपनी बीमारी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, तो इसीलिए नॉलेज डेफिसिट का एक नर्सिंग डायग्नोस जो है वो आपको सभी नर्सिंग केयर प्लान में बनाना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा होता है। एक फियर एंग्जाइटी का, एक नॉलेज डेफिसिट का, ये फ्री के नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं आपके, स्पेशली आपके पेपरों में, एग्ज़ाम्स में, जब कुछ भी ना आ रहा हो तब। अभी देखो ये है, एक एक करके इनको एक्सप्लेन करना है। पेन वाला डायग्नोस सबसे पहले हमने ले लिया, ये वाला पेन वाला, तो उसमें पेशेंट आपसे बताएगा सब्जेक्टिव डाटा में कि मुझे दर्द है, और आप देखोगे कि पेशेंट पेन में है, क्राइंग यानी कि आप वीपिंग लिख सकते हो इसमें कि रो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, रेस्टलेसनेस है, फेशियल एक्सप्रेशन डल है। हमारा मकसद क्या है, गोल क्या है कि पेशेंट का जो दर्द है उसे हमें कम करना है, ठीक है। सो उसके लिए हम प्लान करेंगे, और प्लानिंग में हम असेस करेंगे पेन का लेवल, उसको कंफर्ट करेंगे, कंफर्ट पोजीशन देंगे, वाइटल्स देखेंगे उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। आधी चीज़ तो, आधा दर्द तो पेशेंट का उससे अच्छी तरह से बात करने से ही ठीक हो जाता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट से, और एनाल्जेसिक्स देना पड़ेगा एज प्रिस्क्राइब्ड। तो ये हमारा प्लान था, ठीक है। प्लान जो चीज़ें हमने करी हैं उसको इम्प्लीमेंट कर लेना। अब आप इम्प्लीमेंटेशन समझते हो कि जो हम एक्शन लेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन है। और इवैल्यूएशन में क्या देखा हमने कि पेशेंट का जो दर्द है वो कम हुआ है, पेशेंट कंडीशन इज़ इम्प्रूव्ड अप टू सम एक्सटेंट, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि पेशेंट्स लेवल ऑफ पेन इज़ रिड्यूस्ड अप टू सम एक्सटेंट, ऐसा आप लिख सकते हो। अगला डायग्नोस देखो, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन का एक डायग्नोस है। तो यहाँ पे पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा रहेगा कि आई एम अनेबल टू हियरिंग एनी साउंड, क्योंकि उसको सुना ही नहीं दे रहा है, वो यही कह रहा है कि मुझे नहीं सुन रहा है, और उसका वर्बल कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रहा है। और ऑब्जेक्टिव डाटा में हम उसको देखेंगे रिंगिंग साउंड इन द ईयर, ये आप पेशेंट से पूछ कर ही मेन चीज़ ये होगा इसमें। अनेबल टू हियर साउंड, ऑब्जर्वेशन में क्या आप उसको बात करोगे उसको सुनाई नहीं देगा, यही चीज़ हम इसमें ऑब्जेक्टिव डाटा में लिख लेंगे। तो इसमें ये जो चीज़ है ये आपका, जहाँ पे मैं एरो कर रही हूँ, ये आपका प्लान है। आप असेस करोगे सबसे पहले हियरिंग पेशेंट की, ठीक है। गेट द पेशेंट अटेंशन बाय टचिंग, तो टच करके भी आप, यानी पेशेंट का अटेंशन लेवल हम इसमें देख रहे हैं। और इसमें हम यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एड, तो थोड़ा एक्सप्रेशन वगैरह से उसे बात करने की कोशिश, क्योंकि उसको सुना ही नहीं दे रहा, इसलिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। और हियरिंग एड की ज़रूरत है तो वो भी उसको दे सकते हैं। हियरिंग एड्स होते हैं जो, जिससे सुनाई देता है, ऊंचा सुनता है जिनको, उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो यही चीज़ें आप एक्शन में लाओगे, जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन में, और फिर लास्ट में आप इवैल्यूएट कर लोगे ये चार चीज़ों को कि आपका पेशेंट है उसका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो गया है कि नहीं हुआ। अल्टर्ड ऑडिटरी सेंसरी परसेप्शन, ये आपका अगला डायग्नोस आ गया है हमारा।
तो ये भी लगभग सेम वैसा ही है, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम थी ऊपर वाले डायग्नोस में, और इस वाले में उसको सुनने में प्रॉब्लम है। तो इसका भी हम लगभग सेम ही चीज़ें लिख सकते हैं। मिलता जुलता इसको आप नर्सिंग डायग्नोस को एक्सप्लेन कर सकते हो। रिड्यूस नॉइस इन द क्लाइंट एनवायरनमेंट, एक ये आप प्लान कर सकते हो। स्पीकिंग क्लीनली एंड फॉर्मली ऑन द क्लाइंट विदाउट नीड ऑफ शाउट, आपको बहुत ज़ोर से नहीं बोलना है, इससे भी उसका कान में डैमेज हो सकता है। आराम से ही बोलना है, ये ज़ोर से बोलने से भी ईयर की प्रॉब्लम होती है। और साथ में जो बॉडी मूवमेंट्स हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसका हमको यूज़ करना है। फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, ये सब चीज़ें, और ये चीज़ों का आपको ना एक्शन में लाना है, वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। और लास्ट में इवैल्यूएशन लास्ट में आपका होगा कि पेशेंट का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव हुआ है अब। देखो इसमें ये कम्युनिकेशन स्किल डिस्टर्ब होना, ऑडिटरी सेंसरी, ये प्रॉब्लम होगा क्योंकि ओटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम है, इसलिए। यहाँ पे आता है रिस्क फॉर इन्फेक्शन का डायग्नोसिस। तो रिस्क ऑफ फॉर इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन का खतरा बढ़ रहा है यानी कि उसको फीवर आ रहा है, तो पेशेंट यही कहेगा कि मुझे फ़ीवर फील हो रहा है। आप फीवर को ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि थर्मामीटर से हम चेक करते हैं, है ना। और रेस्टलेसनेस आप देखोगे, पेशेंट डिजीनेस है, इरिटेबल है। हमारे को मेन चीज़ हमारा क्या है कि इन्फेक्शन को हमें कम करना है। इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम फीवर को कम करेंगे ऑफ कोर्स, और उसके लिए हम उसके WBC काउंट चेक करेंगे, क्योंकि वो इंक्रीज़ होंगे अगर फीवर होगा, इन्फेक्शन होगा बॉडी में अगर, तो WBC इंक्रीज़ हो जाते हैं। बॉडी की जो आर्मी है WBC है वो बढ़ जाते हैं बॉडी की रक्षा के लिए। अभी हम न्यूट्रिशन पेशेंट का चेक करेंगे। वॉश हैंड्स बिफोर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट, तो पेशेंट को टच करने के पहले बाद में हमें ये सेप्टिक टेक्निक को ज़रूर यूज़ करना है। पेशेंट को प्रोटीन रिच डाइट देनी, कैलोरी रिच फूड देना है, और ये सारी चीज़ें जो प्लान में हम लाते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर लेना है। और फिर भी इस चीज़ से क्या होगा, इवैल्यूएशन में क्या मिलेगा आपको कि जो इन्फेक्शन उसका रिस्क कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन के लिए यही चीज़ें होती है, हाथ धोना है ना, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, एसेप्टिक टेक्निक, स्टेराइल टेक्निक, ये सब हमको करना ही चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 नर्सिंग डायग्नोस आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन बच्चे ने इसमें जो ये एनसीपी है इसमें काफ़ी नर्सिंग डायग्नोस हैं। फियर एंग्जाइटी का तो काफ़ी ईजी होता है, ये आप बना ही सकते हो कि पेशेंट घबरा रहा है, उसको अपनी डिज़ीज़ को सोच कर डर लगता है। और आप इसमें फेशियल एक्सप्रेशन चेक कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव डाटा में स्ट्रेस, डल, फेशियल एक्सप्रेशन मीन होता है। एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट का एनवायरनमेंट का स्पेशली ध्यान रखना है, कीप एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट, रीअश्योरेंस प्रोवाइड करना है। सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करनी होती हैं, और रीअश्योरेंस के साथ साथ जो भी प्रोसीजर्स है, सारा डिज़ीज़ के बारे में बताना होता है। उसको ये बताना होता है कि इतनी कोई डेंजर डिज़ीज़ नहीं, ठीक हो जाती है, थोड़े दिन में आप ठीक हो जाओगे। इससे क्या होगा, पेशेंट का जो एंग्जाइटी फियर है वो रिड्यूस हो जाएगा। लास्ट में हम लोग जब भी एनसी बनाते हैं, आपको पता है कि नर्सिंग ये हेल्थ एजुकेशन लिखना होता है। तो हेल्थ एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो। पेशेंट को डाइट के बारे में बता सकते हो कि अनहेल्दी डाइट नहीं लेनी, हेल्दी डाइट लेनी है। स्पाइसी फूड वगैरह ये सब नहीं खाना है, हाथ धोकर, मतलब कि हाथ धोकर भी, और सब्जी धोकर खाना है। एक्सरसाइज आप कर सकते हो। हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। हाइजीन में क्या है, जैसे कि नेल्स को शॉर्ट रखना है, कान में कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना है। इन सारी बातों को आप लिखोगे। इसके अलावा और हेल्थ एजुकेशन में तो बहुत चीज़ें लिखी जा सकती हैं। समराइज़ करना है अपने टॉपिक को, ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, ये सब कुछ आपको इसमें समराइज़ थोड़ा सा लिख लेना है, छोटा सा करके, कि इसमें मिडल ईयर में मेन चीज़ क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। देखिए और लास्ट में कंक्लूड कर लिया है टॉपिक को। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। मैं आपको पिन कमेंट में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। एंड अदर वीडियोस के लिए इस तरह के जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख लेनी है। प्लेलिस्ट में आपके बहुत से रिक्वायरमेंट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।